नमस्कार दोस्तों, अनएक्सप्लोर्ड सॉल्यूशंस एलएलपी लेकर आए हैं घर बैठकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने का सुनहरा अवसर। इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ें सीखेंगे। आज की अपनी हम इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ठीक है, और यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस तरीके से शुरू करने जा रहे हैं जैसे आप फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, पहली क्लास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, आप ऐसे समझ के चलिए। और इससे पहले आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कोई नाता नहीं था। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जो कि नंबर्स के लिए यूज में लाई जाती है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसकी एनालिसिस के लिए यूज में आती है। तो इसका थोड़ा सा मैंने साइज बढ़ा लिया जिससे विजिबिलिटी सही रहे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग यदि ध्यान से देखें तो आपका जो एक्सेल शीट है वो दो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने सेलेक्ट किया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, जब मैं इन नंबर्स को सेलेक्ट कर रहा हूं तो ये पूरा सिलेक्शन जो है ये सिलेक्शन कहलाता है आपका रो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, चौथी, पांचवी। ठीक है, इसी तरीके से इनको कहा जाता है रो। और इधर देखिए, यदि यहाँ पे जो ए और बी, ए बी सी डी लिखा हुआ है, इन पे यदि हम क्लिक करें तो ये सारी जो है इनको कहा जाता है कॉलम। ठीक है, तो एक्सेल शीट जो होती है वो आपकी रो और कॉलम के मिलने से बनती है। ठीक है, अच्छा, अब हम यदि बात करें कि ये जो एक्सेल का सबसे छोटा पॉइंट है, यहां पे देखिए मैंने ये सेल सेलेक्ट किया। ठीक है, ये क्या है, ये फोर्थ रो में है और डी कॉलम में है। दिख रहा है सबको? ठीक है, ये फोर्थ रो में है और डी कॉलम में है। जब एक रो और एक कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो एक सेल बनता है। क्या बनता है? सेल। तो ये जो है आपका सिलेक्शन, इसको कहते हैं सेल। तो ये है सेल, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया। ये अलग अलग प्रकार के सेल हैं जो रो और कॉलम को आपस में काटने से बने हैं। जैसे यदि इस सेल की बात करें तो ये सी कॉलम और सेकेंड रो को काटने से बना है। ठीक है, यहीं से हम एक चीज और समझ लेते हैं कि हर एक सेल का एक नाम होता है। एक्सेल के अंदर हर सेल का एक नाम होता है और वो नाम हम इन्हीं के कॉलम के नाम और रो के नाम से निकालते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं इस सेल की, तो इस सेल का कॉलम है एफ। इस सेल के कॉलम का नाम क्या है? एफ। और इस सेल के रो का नाम क्या है? 2। तो इस सेल का जो नाम होगा वो होगा आपका F2। ठीक है, अच्छा, अगली चीज, यदि अब यहां पे देखें हम, इस सेल के कॉलम का नाम क्या है? C। ठीक है, और इसके रो का नाम है 6, तो इसका नाम होगा C6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हर सेल का नाम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम कहीं पे भी सेल पे बैठे हों, हम मतलब लास्ट में भी होंगे तो भी पता चल जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है, और हम ये वाला सेल सेलेक्ट करते हैं। इस सेल का नाम क्या होगा? इस कॉलम का नाम क्या है? BH, और रो का नाम है 40, तो इस सेल का नाम हो जाएगा BH40। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं फिर से शुरुआत में। तो हमने ये समझ लिया कि एक्सेल की जो शीट है वो रो और कॉलम के मिलने से बनती है। रो और कॉलम जब आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो एक सेल बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद यदि कई सारी सेल मिला के रख दी जाए, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक से ज्यादा सेल को सेलेक्ट किया, तो ये जो पूरा एरिया है ये एरिया कहलाता है आपका टेबल। क्या कहलाता है? टेबल। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो आपकी पूरी टेबल है, इस टेबल में 1, 2, 3, 4, 5 कितने कॉलम है? 5 कॉलम है। और इसमें रो कितनी है? 1, 2,
3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये कहलाती है 5 गुणे 7 की टेबल, मतलब 5 कॉलम और 7 रो। ठीक, तो रो और कॉलम के मिलने से सेल बनते हैं, कई सारे सेल के मिलने से टेबल बनती है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज और देखिए कि यहाँ पे तो ये आपका जितने में मैंने टेबल सेलेक्ट किया ये तो टेबल है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा स्पेस आपका बचा हुआ है। ये जो पूरा स्पेस है, ये स्पेस जो है ये आपका कहलाता है शीट। क्या कहलाता है? शीट। और जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी एक शीट ओपन होके आती है लेटेस्ट वर्जन में। यदि आप पुराने वर्जन को यूज करते हो तो वहां पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 शीट बाय डिफॉल्ट ओपन होकर आती है। ठीक है, यदि आपको शीट बढ़ानी है तो ये प्लस साइन पे जाके आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और नई शीट जुड़ जाएगी। ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया शीट। अच्छा, जब यहाँ पे कई सारी शीट हैं, ठीक है, तो इन शीट ये शीट जो है ये एक फाइल के अंदर सेव है। किस फाइल के अंदर? बुक 2 के अंदर। कहां पे सेव है ये? बुक 2 के अंदर। तो ये जो बुक 2 है ये कहलाती है वर्कबुक। ठीक है, जैसे नॉर्मली पढ़ाई में हमारी बुक्स होती हैं, बुक्स के अंदर अलग अलग चैप्टर होते हैं, वो चैप्टर्स अलग अलग पेजेस में डिवाइड होते हैं, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे है। यहाँ पे अलग अलग टेबल हैं जो अलग अलग शीट्स में रखी हुई हैं, और उन सारी शीट्स को यदि मिला दिया जाए तो आपका बन जाता है वर्कबुक। ठीक है, तो एक्सेल का इंट्रोडक्शन हो गया। एक्सेल में जो मेन चीज है, हम जितना भी काम करते हैं वो इन्हीं सेल और टेबल की मदद से करते हैं। ठीक है, तो हमने सेल का नाम समझ लिया, टेबल किसे कहते हैं ये समझ लिया, कॉलम और रो किसे कहते हैं ये समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे एक्सेल को अच्छे से समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे होम टैब की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेल में यहाँ पे ऊपर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, इस प्रकार के अलग अलग नामों के टैब हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है टैब। अच्छा, ये जो टैब हैं इन पे जब आप क्लिक करेंगे किसी भी टैब पे, ठीक है, जिस भी टैब पे आप क्लिक करेंगे तो वो टैब उसके नीचे उसके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर जाएंगे तो फॉर्मूले से रिलेटेड, डेटा के अंदर जाएंगे तो डेटा से रिलेटेड, इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो जो भी चीजें आप इंसर्ट कर सकते हैं उनसे रिलेटेड। ये अलग अलग टैब्स हैं। एक एक करके हम इन सारे टैब्स को देखेंगे, समझेंगे और इनको यूज करना सीखेंगे। आज की क्लास में हम होम टैब से शुरू कर रहे हैं, और जितना भी हमारा भी क्लास के ड्यूरेशन में कंप्लीट हो पाएगा उतना करेंगे। इसके आगे हम अगली क्लास में लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो आपका होम टैब है ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे पहला पार्ट है क्लिपबोर्ड, दूसरा पार्ट है फॉन्ट, तीसरा है अलाइनमेंट, चौथा है नंबर्स। दिख रहा है? तो ये जिन पार्ट्स में डिवाइडेड है इन पार्ट्स को कहा जाता है रिबन। ठीक है, इन पार्ट्स को कहा जाता है रिबन। तो हम एक एक करके इन रिबन्स को कवर करना शुरू करते हैं तो हमारा होम टैब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड के अंदर आपके 3 ऑप्शंस मेनली मिलते हैं। पहला है कट, ठीक है, जो सब लोग जानते हो मेरे ख्याल से। कट का मतलब होता है कि जब हम किसी एक डेटा सेट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पहली वाली जगह पे वो डेटा ना मिले हमको। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पे देखें तो मान लीजिए यहाँ पे कोई डेटा सेट लिखा हुआ है रमेश, सुरेश, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक डेटा है। इस डेटा को मैं चाहता हूं कि ये डेटा मैं यहां से कॉपी कर लूं और यहां से मैं कट कर लूं और इसको दूसरी जगह पे रख दूं। मतलब मैं इसको हटा के दूसरी जगह पे रखना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं कट ऑप्शन को यूज कर सकता हूं। अच्छा, एक्सेल में एक चीज होती है, एक्सेल में क्या सारे सॉफ्टवेयर में एक चीज होती है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो जिस डेटा के साथ करना चाहते हैं पहले आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा।
तो यदि आप चाहते हैं कि केवल नेम वाला सेल जो है वो ये कट हो और दूसरी जगह पेस्ट हो, तो आप नेम को सिलेक्ट कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि ये चारों नाम केवल यहाँ से कट हो दूसरी जगह जाएं, तो इनको सिलेक्ट कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ से हट के दूसरी जगह चला जाए, तो आप पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो हम एक एक करके करते हैं। हम यहाँ पे चारों नाम को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं कट वाले पे। ठीक है, कट का जो शॉर्टकट होता है कीबोर्ड शॉर्टकट वो होता है कंट्रोल एक्स। तो आप कंट्रोल एक्स या इस बटन पे क्लिक करके दोनों तरीकों से ये काम कर सकते हैं। तो हमने कट के बटन पे क्लिक किया और जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक आउटलाइन दिखाई देने लगेगी। इसका मतलब है कि आपका जो डेटा सेट है वो कट हो चुका है। ठीक है, अब आप जहां कहीं पे भी जाके इस डेटा सेट को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो आप वहां पे क्लिक करेंगे और अब जाके क्लिक करेंगे पेस्ट पे। ठीक है, पेस्ट का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल+V। जैसे ही आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो डेटा सेट है वो पहले वाली जगह से हट गया है और दूसरी जगह पे आ गया है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यदि आप इस पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट करके कट करते, ठीक है, और अब यहां पे आके यदि आप पेस्ट करते तो नेम के साथ, क्योंकि पिछली बार हमने नेम नहीं सेलेक्ट किया था तो वो कट नहीं हुआ, इस बार हमने नेम भी सेलेक्ट कर दिया तो वो भी कट हो गया। इसके बाद क्लिपबोर्ड का जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है कॉपी। कॉपी भी बिल्कुल पेस्ट की कॉपी भी बिल्कुल कट के तरीके से काम करता है। केवल फर्क इतना होता है कि कॉपी में आपका जो पुराना डेटा है वो वैसे का वैसा ही बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, यदि हम इस डेटा को अब कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं कॉपी ऑप्शन पे, या आप अपने कीबोर्ड से क्लिक कर सकते हैं कंट्रोल+C। जैसे ही आप कॉपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही फिर से आपका सिलेक्शन दिखाने लगा कि ये डेटा आपका कॉपी हो चुका है। अब इसको आप जहां कहीं पर ले जाकर पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे जाके पेस्ट बटन पे क्लिक कीजिए या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+V प्रेस कीजिए, आपका वो डेटा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां से कट, कॉपी और पेस्ट हमारा कवर हो गया। इसके बाद अगली चीज आते हैं, तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा इसलिए क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम थोड़ा सा फास्ट तरीके से आगे निकालते हैं। जो चीज़ें वर्ड में नहीं थी उन पे हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो अगला जो हमारा रिबन है वो है फॉन्ट का। फॉन्ट रिबन में आप टेक्स्ट से रिलेटेड या जो भी आपका फॉन्ट है जो आपने डेटा डाला है उसमें फॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट से रिलेटेड चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपको यदि इन नामों का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप यहां से जाके इनका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप जो भी चाहें उस फॉर्मेट में। ठीक है, यहां से आप फॉन्ट टाइप सेलेक्ट कीजिएगा और आपका ये चेंज हो जाएगा जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से। इसके बगल में ही फॉन्ट साइज के लिए ऑप्शन आता है, यहां से जाके आप फॉन्ट का साइज घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने 22 किया तो देखिए इसका साइज कितना ज़्यादा बढ़ गया, और यदि मैं इसको छोटा कर देता हूं तो ये इसका साइज छोटा हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यही ऑप्शन जो है आपका बगल में फिर से दिया हुआ है, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके बढ़ा या घटा सकते हैं। ये जो आपका बड़ा ए है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट साइज बढ़ेगा, और ये दूसरे ए पे यदि आप क्लिक करेंगे डिक्रीज फॉन्ट साइज तो आपका साइज घटेगा। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आपके 3 ऑप्शन है, BIU। ठीक है, B से बोल्ड हो गया, I से इटैलिक हो गया और U से हो गया अंडरलाइन। ठीक है, तो बोल्ड करना है आपको टेक्स्ट को तो आप B पे क्लिक कीजिए, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+B। एक बार करेंगे तो डेटा आपका बोल्ड हो जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो आपका डेटा फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल+B करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा और दोबारा कंट्रोल+B करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। आई यदि आपको डेटा को इटैलिसाइज करना है मतलब तिरछा करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+I। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपका डेटा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट जो है, और जब दोबारा आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+I। इसके बाद है अंडरलाइन। यदि आपको अपने डेटा सेट को अंडरलाइन करना है, जैसे मान लीजिए नेम हमारा हेडिंग है, मैं चाहता हूं कि इसको अंडरलाइन कर दूं,
तो यहाँ पे आप जाके यू पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हट जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+U। अब चूंकि हम बात कर चुके हैं कि एक्सेल जो शीट है वो रो और कॉलम के मिलने से बनती है, रो कॉलम के मिलने से सेल्स बनते हैं और सेल्स के कलेक्शन को बोला जाता है टेबल। तो कई बार हमको बॉर्डर लाइंस की जरूरत पड़ती है अपनी टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये नेम है, नेम के आगे इसके एज लिखा हुआ है। ठीक है, और एज यहाँ पे है ठीक है, एज है 23, 21, 34, 24, ये मान लीजिए एज है और ये हमारा एज का डेटा है। ठीक है, इन 4 लोगों की एज है और ये एक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम चाहते हैं कि इस टेबल में हम एक बॉर्डर लगा दें, तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आप Ctrl+A से एक बार में टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरा सेलेक्ट करने के लिए, पूरी टेबल सेलेक्ट करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+A। सेलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे जाके इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे आपको किस प्रकार का बॉर्डर चाहिए। तो हमें इस डेटा सेट के लिए चाहिए ऑल बॉर्डर्स, मतलब हम चाहते हैं कि जितने भी रो कॉलम हैं जिन लाइन से मिलके बने हैं, सारी की सारी लाइन जो है वो ब्लैक कलर की हमारी हो जाए। ठीक है, तो हमने ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया। जैसे ही ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे हमारे डेटा सेट में ब्लैक रोज, ब्लैक बॉर्डर हर सेल के चारों तरफ जुड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगली चीज पे आते हैं हम। अब मान लीजिए हमने ये दोनों हेडर अपने सेलेक्ट किए, नेम और एज, और हम चाहते हैं कि इनका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए, वाइट ना रहे, कुछ और हो जाए। तो यहाँ पे हम थीम में जाके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी चाहें वो कलर हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेल के कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहते हैं अपने फॉन्ट का, तो आप यहाँ पे जाके फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट में जाके आप जिस भी कलर का फॉन्ट चाहेंगे उस कलर का फॉन्ट यहाँ पे लग जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे ब्लू कर दिया आपने तो ब्लू हो गया, आप यहाँ पे रेड कर देंगे तो रेड भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके तो हमारा ये फॉन्ट वाला जो रिबन था ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट की जब हम बात करें तो एक सेल के अंदर डेटा 3-4 तरीकों से अलाइंड हो सकता है। ठीक है, या तो वो लेफ्ट में होगा, या राइट में होगा, या सेंटर में होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, क्योंकि रो में हाइट और विड्थ दोनों होती है। ठीक है, किसी भी रो में हाइट और विड्थ दोनों होती है। तो हाइट की यदि हम बात करें तो करेगा या तो टॉप में होगा, या मिडिल में होगा, या बॉटम में होगा। ठीक है, तो क्या क्या तरीके हो गए, टॉप, मिडिल, बॉटम, या लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो इतने तरीकों से हम अपने जो डेटा है उसको अलाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए इन दोनों के लिए, नेम और एज के लिए मैं चाहता हूं कि हमारा अलाइनमेंट रहे सेंटर। ठीक है, तो हम सेंटर अलाइन करेंगे। आपके दोनों नाम जो हैं वो सेंटर में आ गए, है ना। अच्छा, इसके अलावा यदि लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट में चले जाएंगे, राइट करेंगे तो राइट में चले जाएंगे। तो ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहां पर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंटर में रखना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इस रो की हाइट को बड़ा करता हूं तो मुझे दिखाई देगा कि देखिए यहाँ पे नेम और एज सेंटर में तो आ गए हैं, लेकिन ये अभी बॉटम में लगे हुए हैं, है ना, बॉटम में लगे हुए हैं। तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसी के इन अलाइनमेंट के लेफ्ट राइट अलाइनमेंट के जस्ट ऊपर ऑप्शन है आपका टॉप, बॉटम और मिडिल अलाइनमेंट का। तो यदि आप टॉप पे क्लिक करते हैं तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यदि आप मिडिल पे क्लिक करते हैं तो ये मिडिल में आ जाएगा, यदि आप बॉटम में क्लिक करते हैं तो ये बॉटम में हो जाएगा। हमें इन दोनों को मिडिल में करना है तो हमें इन दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा और क्लिक करना पड़ेगा मिडिल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अलाइनमेंट वाला देख लिया। अलाइनमेंट वाले के आगे अभी इसके बाद नीचे देखो, यहाँ पे अब आपको दिख रहा है इंडेंट। ठीक है, अच्छा इंडेंट तब यूज किया जाता है जब हम चाहते हैं कि हमारा डेटा सेट जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाए थोड़ा सा।
जैसे यदि मैं बात करूं कि कोई एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1, ठीक है, कोई एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमको कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। बात समझ रहे हो? एक बड़ा काम करने के लिए हमको कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने हैं। अब मैं यदि यहां पे इसके नीचे लिख दूं प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, ठीक है, टाइप कर दिया। अब यदि हम इस डेटा सेट को देखें तो हमें डेटा सेट को देख के नहीं पता चल रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट ए बी सी डी है ये प्रोजेक्ट ए के अंदर है। समझ रहे हो? असल में यदि हमें प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट करना है तो हमें प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी चारों कंप्लीट करने पड़ेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे यदि आपको अपना घर बनाना हो तो घर एक पूरा प्रोजेक्ट हो गया और उस घर को बनाने के लिए आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कमरा बनाया, किचन बनाया, बाथरूम बनाया, छत डलवाई, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। और जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारा घर बनके तैयार हो जाएगा, ठीक। तो वैसे ही लेकिन यहाँ पे इस डेटा सेट को देख के बात पता नहीं चल रही है। तो इंडेंटेशन क्या होता है कि इंडेंटेशन की मदद से आप, जैसे हमने इसको इन चारों को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया हमने इंक्रीज इंडेंट में, ठीक है। जब इंक्रीज इंडेंट में क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये राइट साइड में थोड़ा सा खिसक जाएगा, दिखा है ना। अब आपके सामने यदि ये ऐसे रख दिया जाए तो आप पहले के कंपैरिजन में अब आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो चारों चीजें हैं ये इस प्रोजेक्ट 1 के अंदर की हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इंडेंटेशन का ये काम होता है। अच्छा, इसके बाद अगली चीज, अब जो चीज आ रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पहले इसको पूरा साफ कर देता हूं और यहां पे आके अब जो अगली चीज मैं बताने जा रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काफी काम आती है, ठीक है, डेटा को अरेंज करने में। जैसे मैंने अभी एक टेबल बनाई थी जिसमें नेम कॉलम था और एज था, ठीक है। इसके साथ मैं और जोड़ देता हूं एड्रेस, सैलरी, ठीक है। तो ये मैंने 4 कॉलम बनाए, इनके नीचे कोई भी डेटा रैंडमली भरा हुआ है, ठीक है। अभी हम चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो डेटा वगैरह नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसके नीचे हम कोई भी डेटा रख सकते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेलेक्ट करके इसमें एक बॉर्डर लगा देते हैं जिससे ये टेबल के जैसा दिखने लगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस टेबल के ऊपर मैं इसका एक नाम लिख दूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने यहां पे लिख दिया डेमो ग्राफिक डिटेल्स, ठीक है। अब यहां पे मैंने लिख तो दिया, ठीक, लेकिन ये डेमोग्राफिक डिटेल आपका लेफ्ट में नजर आ रहा है ना। और मैंने लिखा कहां पे? मैंने लिखा A1 सेल पे। कहां लिखा? A1 सेल में लिखा। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है ये पूरे में हमको दिखाई दे, A से लेके D तक हमको ये दिखाई दे। जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, सेंटर में लिखते हैं ना, तो वैसा देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल का एक ऑप्शन है अलाइनमेंट में, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर जो है वो हमारा इस काम आता है जब हम 2 से ज्यादा सेल को आपस में मिलाना चाहते हैं। मतलब हम डेटा एक ही लिखना चाहते हैं लेकिन हम उनको कई सारे सेल में मिला के रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मर्ज सेल हमारा यूज होता है। मर्ज सेल यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कीबोर्ड से सेलेक्ट करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ। पहले आपको यहां पे क्लिक करना है पहले सेल में, ठीक है। इसके बाद शिफ्ट के साथ राइट वाली एरो जब आप प्रेस करेंगे तो आपका ये सेल A1, B1, C1 और D1 सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है और मर्ज एंड सेंटर पे करना है क्लिक। जब आप मर्ज और सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो जो जहां पे हमने लिखा केवल एक सेल में था, लेकिन अब सारे के सारे सेल मिले हुए नजर
आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, तो ये हमारा अलग से हेडर के जैसे दिखाई दे रहा है कि हाँ ये मेरी टेबल का नाम है और ये सारी सेल को मिला के लिखा हुआ भी है। ठीक, इसकी थीम, इसका कलर, फॉन्ट का कलर, ये सब आप चेंज कर ही सकते हैं फॉन्ट वाले रिबन से। अच्छा, इसके बाद अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सैलरी वाले में यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी पर मंथ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यदि ध्यान से देखूं तो सैलरी पर मंथ मैंने लिख दिया, लेकिन इस सेल में केवल आपका दिखाई दे रहा है सैलरी पर, और मंथ जो है ये अगले वाले में इस सेल से बाहर निकल गया है ना। तो हम चाहते हैं कि ये जो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इसी सेल में रहे, इससे बाहर निकला हुआ हमको ना दिखाई दे। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट का। रैप का मतलब होता है कि उसी जगह पे उस टेक्स्ट को रो और हाइट बढ़ा के, मतलब रो की हाइट और विड्थ बढ़ा के उसको अलाइन कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट पे। रैप टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि उसने क्या किया, रो की हाइट बढ़ा दी और उस पूरे टेक्स्ट को उस जगह पे दिखा दिया। अब आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट आप एक बार में एक सेल के अंदर देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये रैप टेक्स्ट का काम हो गया। तो हमारा अलाइनमेंट वाला काम खत्म। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो हम देखते हैं यहां से। ठीक है, मैंने यहां पे डबल क्लिक करके इसको अलाइन कर लिया। इसको आप थोड़ा सा खींच के भी अलाइन कर सकते हो और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ऐसे सेट कर सकते हो। ठीक है, अलाइनमेंट हम समझ चुके हैं, तो अब इन सबको सेलेक्ट करके हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएंगे। इसके बाद अलाइनमेंट में जाके इसको सेंटर अलाइन करेंगे और मिडिल अलाइन करेंगे तो ये बीचों बीच आ जाएगा सारा का सारा डेटा सेट। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ रैंडम डेटा फिल करने जा रहा हूँ और उस रैंडम डेटा के बेसिस पे हम आगे सीखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं डालता हूँ कुछ लोगों का नाम, आयुष, अमन, आकाश, अभिनव, आकांक्षा। ठीक है, ये मैंने नाम यहां पे इंटर कर दिए। नाम इंटर करने के बाद मैं इनकी एज इंटर करता हूं, कुछ भी। ठीक है, एड्रेस में मैं यहां पे इनका एड्रेस डाल देता हूं। ठीक है, और इसके बाद मैं इनकी सैलरी डाल देता हूं, जो भी है इनकी सैलरी मान लीजिए है 15,000, 17,000, 26,000, ठीक है, 5,000, 9,000। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये सारे के सारे नंबर इंटर कर दिए। अब यदि आप इन नंबर्स को ध्यान से देखें, इस डेटा सेट को ध्यान से देखें, तो आप ये पाएंगे कि आपका जितना टेक्स्ट वाला डेटा है, मतलब जो नाम वाला है, वो सारा का सारा लेफ्ट साइड में है ना। हमने तो नहीं किया, बाय डिफॉल्ट आपका ये जो नाम वाला कॉलम है ये लेफ्ट में गया, एड्रेस हमने लिखा ये भी लेफ्ट में गया, एज हमने लिखी नंबर्स में ये राइट में आई, और यहां पे सैलरी भी राइट में आई। ये चीज ध्यान दी आपने। इसका मतलब क्या होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो आपके डेटा टाइप को पहचान सकता है। ठीक है, उसको पता है कि आप कब सेल के अंदर डेटा टेक्स्ट टाइप कर रहे हो और कब नंबर टाइप कर रहे हो। तो जब टेक्स्ट टाइप करोगे तो वो लेफ्ट में कर देगा, जब नंबर टाइप करोगे तो वो राइट में कर देगा। ठीक है, लेकिन हम अपने डेटा के टाइप को बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि मैं बात करूं यहां पे सैलरी की, तो सैलरी जो है वो पैसे हैं, तो इनको मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करके इसका फॉर्मेट चेंज कर सकता हूं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इसमें रुपीस का साइन लग जाए। ठीक है, रुपीस का साइन लग जाए, तो इसके लिए मुझे यहां पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद जाना है करेंसी में। ठीक है, करेंसी है ना, सैलरी का मतलब मनी। ठीक, तो करेंसी में जाना है। करेंसी में जाने के बाद आप यहाँ पे दशमलव भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको दशमलव दिखाने हैं या नहीं दिखाने हैं। हमारे डेटा सेट में दशमलव नहीं है, तो हम यहाँ पे
प्रैक्टिकल के पर्पज से 2 दशमलव के अंक ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके हम जो भी मुद्रा सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी मनी की यूनिट सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यदि चाहते हैं रुपीज में, तो हम नीचे जाके सर्च करें, हमको रुपीज मिल जाएगा। ये देखिए हमारा रुपीज यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये रुपीज का साइन है, ये इस पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो आपका ये डेटा सेट में रुपीज लग के आ गया, ठीक है। पहले ये डेटा जो था ये बिल्कुल नंबर फॉर्मेट में था, प्लेन, अब ये करेंसी के फॉर्मेट में है। तो अब बिना देखे ही पता चल रहा है, इस रुपी के साइन से पता चल रहा है कि ये रुपए की बात की जा रही है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि डॉलर पे बात हो रही है, यूरो पे बात हो रही है, सीधा सीधा पता है कि ये रुपी पे बात हो रही है। तो इस तरीके से हम डेटा के टाइप को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यदि आप किसी भी डेटा सेट में परसेंटेज का साइन लगाना चाहते हैं तो आप परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 0.1, ठीक है, और इसको मैं चाहता हूं कि इसको मैं परसेंटेज में बदल दूं, ठीक, किसी भी अंक को परसेंटेज में बदल दूं। तो मैं सीधे जाके इस सेल को सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद परसेंटेज वाली बटन पे जब क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां से आप डायरेक्टली इनके दशमलव बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक, जैसे भी चाहें आप बढ़ा घटा सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे इस सैलरी के केस में हमने सबको सेलेक्ट किया, दशमलव के बाद 0 है तो इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां से जाके हम इन दशमलव को हटा सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया हमारा काम। तो डेटा नंबर का जो फॉर्मेट है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट है, टाइम है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनको समझने के लिए डिटेल में अगली क्लास ले सकते हैं, ठीक है। ओके प्रेस किया। इसके बाद अब थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव चीज आती है, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा मजा आएगा। अगली चीज जो आती है वो आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जब आप किसी कंडीशन के बेस पे, ठीक है, जब आप किसी कंडीशन के बेस पे अपनी टेबल को या अपने डेटा सेट को बदलना चाहते हैं तो इसको कहा जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और इसके लिए मतलब आपको क्या करना होता है कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सैलरी 15,000 है, 17,000 है, 26,000 है, 5,000 है, 9,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये 5,000 और 9,000 मतलब अभिनव और आकांक्षा की जो सैलरी है वो 10,000 से कम है, ठीक, और बाकियों की सैलरी 10,000 से ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कलर के माध्यम से दिखा सकते हैं कि किसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है और किसकी सैलरी 10,000 से कम है। मतलब हम चाहें कि इनको अलग अलग कलर से दिख जाए, हमें पता चल जाए, तो वो हम कर सकते हैं। इस डेटा सेट को डिलीट कर देते हैं, इस डेटा पॉइंट को। और अब हम चूंकि हमें इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है तो हमने इन सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके अब हमें क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे हमें जाना है पहले वाले ऑप्शन में, हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है। यदि आप अपने सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं कुछ रूल्स की मदद से, ठीक है, कुछ रूल लगा के हाईलाइट करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है हाईलाइट सेल रूल्स पे और इसके बाद आप आगे जाओगे, ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, ठीक है, जो भी कंडीशन आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। हम अभी सिंपल सी कंडीशन लगाते हैं ग्रेटर देन की, ठीक है। मतलब कोई भी अंक जो हमारे, मान लीजिए इस एग्जाम्पल में हमने लिया है 10,000, तो हम कह रहे हैं जो 10,000 से ग्रेटर हो, मतलब जो 10,000 से बड़े नंबर हो उनका कलर कर दीजिए आप, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है ग्रेटर देन पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आके हम देंगे कि हम कौन सी डेटा वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि 10,000 रुपए से ज्यादा जो है, ठीक है, 10,000 रुपए से ज्यादा जिनकी सैलरी है उनको हम अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं। तो हम जाएंगे कस्टम फॉर्मेट में, कस्टम फॉर्मेट में जाके फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे बोल्ड सेलेक्ट। बोल्ड के बाद यहाँ पे जाके आप कलर सेलेक्ट करेंगे, जो भी कलर आप चाहते हैं। मैंने सेलेक्ट किया ये और इसके बाद गए फिल पे
फिल ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ से फिल का मतलब सेल का जो कलर चाहते हैं आप वो सेलेक्ट करेंगे। मैंने सेलेक्ट किया ये, ठीक है, और इसके बाद प्रेस किया ओके पे और दोबारा प्रेस किया फिर से यहाँ पे ओके पे। जब ओके पे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि जो भी 10,000 से ज़्यादा सैलरी वाले थे वो सारे के सारे आपके हाईलाइटेड हो गए हैं, ठीक है। बचे नीचे वाले, आप चाहते हैं कि जो नीचे वाले हैं वो आपके वो भी चेंज हो जाएं। वो कैसे चेंज हो? वो होंगे आपके लेस देन वाले से, ठीक है। लेस देन यहाँ पे फिर आपको टाइप करना है 10,000, यहाँ आना है, कस्टम फॉर्मेट में जाना है। इस बार हम फॉन्ट जो है वो इटैलिक रखना चाहते हैं कि जिनकी सैलरी 10,000 से कम है वो अक्षर हमको तिरछे दिखाई दें, ठीक है, तिरछे दिखाई दें। और इसके अलावा इसके बाद फिर हम फिल में जाएंगे और यहाँ से जाके हम इसका भी सेल कलर चेंज करेंगे और क्लिक करेंगे ओके पे और फिर यहाँ पे ओके पे प्रेस करेंगे। जब ओके पे प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो फॉन्ट है वो तिरछा भी हो गया है, उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की खासियत ये होती है कि अब आप इन 5 सेलों में जो भी डेटा डालेंगे, मतलब सैलरी अब यदि आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो जो आपने नियम बता रखे हैं उनके हिसाब से उसका कलर बदल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इस 15,000 वाली सैलरी को कर देते हैं 5,000, ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। इस 17,000 वाली सैलरी को कर देते हैं 9,678, एंटर प्रेस करते हैं, इसका भी कलर चेंज हो गया। इसके बाद ये 5,000 वाली सैलरी को कर देते हैं 17,000 जो कि 10,000 से ज्यादा है, इसका भी सेल चेंज हो गया। और इसको कर देते हैं 10,001 रुपए, इसका भी कलर आपका चेंज हो गया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक खासियत होती है कि आपने एक बार जो रूल लगा दिए वो रूल आपके हमेशा काम आएंगे। तो सपोज यदि आपने किसी, देख लो, यदि हम 10,000 करेंगे तो क्या हुआ, कोई भी कंडीशन नहीं लगी। इसलिए नहीं लगी क्योंकि ना तो ये नंबर 10,000 से बड़ा है और ना ही ये नंबर 10,000 से छोटा है, ठीक है। ये क्या है, 10,000 के बराबर है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे कोई नियम नहीं लगा। यदि आप यहाँ पे 9,999 करोगे तो आपका कंडीशन मैच करेगी, तो उसने चेंज कर दिया। यदि आप यहाँ पे 10,001 करोगे तो कंडीशन मैच करेगी, इसने चेंज कर दिया। लेकिन यदि आप 10,000 लिखोगे तो आपका कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सेल को आपके डेटा सेट में 10,000 से ना तो बड़ा नंबर मिल रहा है ना ही छोटा मिल रहा है। तो 10,000 को वो एज इट इज जैसा पहले रखा हुआ था वैसा कर देगा। यदि आपको ये भी चेंज करना है तो आप एक बार फिर से इसको सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल्स में जाके नीचे एक ऑप्शन है इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वल टू पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपसे सेम वही चीज पूछेगा। अब यहाँ पे आप प्रेस कीजिए 10,000 कि यदि 10,000 हो सैलरी तो क्या करना है। तो यदि 10,000 सैलरी हो तो उसको कस्टम फॉर्मेट में जाना है, फिल में जाके आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर लीजिए। फॉन्ट में जाके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए बोल्ड और इटैलिक, मतलब बोल्ड भी हो और तिरछा भी हो, ठीक है। और इसके अलावा इसका कलर आप चेंज कर दीजिए, ये कर दीजिए आप डार्क ब्लू और क्लिक कर दिया ओके पे। ओके पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ये तिरछा भी हो गया है। अब आप जहां कहीं पे 10,000 लिखेंगे वहां पे ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे आने वाली क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और आगे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की और ढेर सारी जो कंडीशंस बची हुई हैं उनको भी लगाना सीखेंगे, ठीक है। और आप लोग खुद से भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कंडीशन लगाना सीखिए, ठीक है। खुद से भी कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।